बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 381 के बारे में, जिसका मेन हेडिंग है प्रोजेक्ट क्वालिटी इश्यूज एस्केलेशन प्रोसेस। लास्ट टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी INCR और सऊदी अरामको NCR के बारे में। तो वहाँ पर मैंने सऊदी अरामको NCR के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया था। तो आज इस वीडियो में मैं सऊदी अरामको NCR की डिटेल में भी जाऊँगा कि ये कैसे वायलेशन से एस्केलेट होती है और फिर यही NCR जो है ये वर्कशीट में कैसे कन्वर्ट होती है। लास्ट में बात करेंगे हम फिर अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, जो कि 381 के लास्ट पेजेस हैं। दोस्तों, ये प्रोसीजर स्पेसिफिक किसी भी डिसिप्लिन के लिए नहीं है। ये हर इंस्पेक्टर के लिए है जो डिफरेंट डिसिप्लिन में काम करता है, जैसा कि सिविल, मैकेनिकल, वेल्डिंग, कोटिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स। सबके लिए ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन होता है। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट बनाया है ताकि इस वीडियो में हमारे वो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स जो फील्ड में बिल्कुल नए हैं और जिनको बहुत मुश्किल होती है इस प्रोसीजर को समझने के लिए, मैंने इसको आसान लफ्ज़ों में बयान किया है ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। ये प्रोसीजर प्रोजेक्ट के शुरू से लेके मैकेनिकल कंप्लीशन तक हर तरह के क्वालिटी इशू को ट्रैक और रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है क्वालिटी कमियों का पता लगाना, उनकी वजह ढूंढना और उन्हें फिक्स करके प्रोजेक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है। मैंने इसको सेक्शन वाइज किया है ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 की बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसके एब्रीवेशंस जो हैं, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। वो जैसा कि आप 381 के पहले ही 2 पेजेस चेक देखेंगे तो वहाँ पर एक एब्रीवेशंस हैं जो कि जिस तरह, जैसे कि ACD का फुल फॉर्म क्या है और DWS का फुल फॉर्म क्या है और EPM क्या है, यानी कि सिर्फ इन्होंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है ताकि इस स्टैंडर्ड में ये लफ्ज़ जो हैं आगे जाके शॉर्ट नज़र आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। जैसे EPM फुल नेम इसका है इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ID क्या है? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ताकि इस प्रोसेस के अंदर आपको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की जगह पर ID मिलेगा और इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जगह पर आपको EPM मिलेगा। ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है। इसको आप एक दफ़ा देख लें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 जो है ये है हमारा वायलेशन कैटेगरीज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी इशू को साइप 381 में 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है: मेजर वायलेशंस, मॉडरेट वायलेशंस और माइनर वायलेशन। तो पहले बात करते हैं मेजर वायलेशंस की। मेजर वायलेशन ये वो इश्यूज हैं जो फैसिलिटी, वर्कर्स या इक्विपमेंट की सेफ्टी और इंटीग्रिटी को ख़तरे में डालते हैं, या जिसमें काउंटरफिट मटेरियल शामिल हो और फॉर्जरी एटम यानी कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स अरामको में सबमिट किया जाए। इसको हम फॉर्जरी आइटम जो हैं, जिस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका
ओरिजिनल जो है वो ना सबमिट किया गया हो और उसका फेक बनाकर उसको मतलब जिस तरह ये तरतीब दे के 2 नंबरी तरीके से उस डॉक्यूमेंट को अरामको में सबमिट किया जाए और वो अगर पकड़ा गया तो वो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट कहलाता है। आगे बात करते हैं काउंटरफिट मटेरियल। तो काउंटरफिट मटेरियल ऐसा सामान जो असली या जेन्युइन नहीं बल्कि नकली या जाली होता है। ऐसा सामान को सबमिट करना या इस्तेमाल करना कॉरपोरेट वैल्यूज़ और बिजनेस एथिक्स की खिलाफ वर्जी माना जाता है। अब बात करते हैं मॉडरेट वायलेशंस। इस वायलेशन में प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस और अप्रूव्ड आईएफसी ड्राइंग को वायलेट किया जाए। आईएफसी क्या है? ये है इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर इसकी स्टैंप लगी होती है कंस्ट्रक्शन की तरफ से, उसको वायलेट किया जाए तो ये वायलेशन मॉडरेट वायलेशन बनती है। ये वो इशू हैं जो अगर फिक्स नहीं किए गए तो अगले क्रिटिकल पाथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और बात, शेड्यूल क्यू को वायलेट भी किया जाए तो ये भी मॉडरेट वायलेशन बनती है। अब शेड्यूल क्यू क्या है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा कि ये शेड्यूल क्यू जो है ये क्या है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस मॉडरेट वायलेशंस में एक लफ्ज़ आता है जियोपर्डाइज्ड। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़तरे में डालना, रिस्क में डालना या उसकी सेफ्टी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना। जब आप मॉडरेट वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी गलती जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी या उसके कंप्लीशन शेड्यूल को बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है या उसके फेल होने का ख़तरा पैदा कर सकती हैं। इसको हम बोलते हैं मॉडरेट वायलेशंस। आगे बात करते हैं माइनर वायलेशंस की। माइनर वायलेशंस ये वो इशू हैं जो करंट फेज़ को थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगले फेज़ की इंटीग्रिटी पर ज़रूरी असर नहीं डालते। शेड्यूल क्यू जो है वो भी उसको वायलेट करना भी माइनर वायलेशंस के ही ज़ुमरे में आता है, लेकिन बेसिकली तो वो मॉडरेट वायलेशन में आता है। तो इसलिए ये थी हमारी वायलेशंस कैटेगरी। अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 है नोटिफिकेशन प्रोसेस। क्वालिटी या टेक्निकल डेफिशिएंसीज को QMIS के ज़रिए टाइम पर रिपोर्ट करना चाहिए। माइनर इशू के लिए लॉगबुक एंट्री का इस्तेमाल होता है और दूसरे वायलेशंस के लिए SAIP QM में NCR या वर्कशीट इशू करना चाहिए। अगर मटेरियल या काम में कोई प्रॉब्लम देखे तो उसे पहले ही QMS में हाईलाइट करना चाहिए ताकि बाद में रीवर्क ना करना पड़े। QMIS का मतलब है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये अरामको का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर मतलब सारा कुछ उस डिटेल में आपने उसके अंदर लिखना है और वो अरामको के जितने भी सिस्टम्स होते हैं सब में वो चला जाता है। यानी कि QMIS जो है ये सिस्टम, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्शन लॉगबुक भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम माइनर इश्यूज लॉगबुक एंट्री LBE के ज़रिए रिकॉर्ड होते हैं, जबकि मॉडरेट और मेजर इश्यूज
एनसीआर या वर्कशीट के ज़रिए ट्रैक होते हैं। हर नोटिफिकेशन में एक एग्रीड कंप्लीशन डेट एसीडी फिक्स की जाती है ताकि काम सही वक्त पर ख़त्म हो। अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 3 की, एस्केलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर 6 मंथ के अंदर यानी 6 महीने के अंदर मॉडरेट या मेजर वायलेशन रिपीट हो तो नोटिफिकेशन लेवल बढ़ जाता है। नेग्लिजेंसी की वजह से रिपीट होने वाली माइनर वायलेशन को मॉडरेट वायलेशन माना जाता है। अगर एनसीआर टाइम पर करेक्ट ना हो तो वो वर्कशीट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वर्कशीट भी अनरिजॉल्व्ड रहे, यानी पहले क्या था, स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे होंगे कि अगर उसी रिपीटेड वायलेशन 6 मंथ के अंदर वो आए तो आपका नोटिफिकेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो वो क्या होगा, माइनर वायलेशंस को मॉडरेट वायलेशन माना जाता है फिर, यानी वो मॉडरेट वायलेशन बन जाएगी। और अगर उस पर भी आपने काम नहीं किया तो वो एनसीआर बन जाएगी और एनसीआर जो है वो वर्कशीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और वर्कशीट जो है अगर उसको भी रिजॉल्व्ड ना किया गया तो वो बन जाएगी डेलिंक्वेंट वर्कशीट, यानी डेलिंक्वेंट वर्कशीट में एस्केलेट हो जाती है। अगर एसीडी फिक्स नहीं होती, जो डेट दी गई है अगर उस पर काम नहीं हुआ तो फिर ये प्रोसेस एस्केलेट होता जाएगा। एसीडी को पीआईडी प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, पीक्यूएम प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, एसएपीएमटी सऊदी अरामको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव मिलकर डिसाइड करते हैं। यानी आपको समझ आ गई होगी कि एसीडी को कौन डिसाइड करता है। अगर इनमें एग्रीमेंट ना हो तो नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी डिसाइड करती है। कैसी बात है कि एसीडी को पहले ऑलमोस्ट 4-5 पर्सन्स जो हाई मैनेजमेंट के आदमी होते हैं, जो सीनियर पोस्ट पर काम करते हैं, वो उसको मिलकर डिसाइड करते हैं। अगर उनमें भी एग्रीमेंट ना हो तो नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी यानी इनके भी जो सुपीरियर हैं वो इनको डिसाइड करते हैं। एसीडी एक्सटेंशन सिर्फ एक बार मिल सकती है अगर दोनों साइडों यानी आईडी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट और पीएमटी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एग्री करें। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ना हो तो पीएमटी डिपार्टमेंट मैनेजर का डिसीजन फाइनल होगा। आगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिवीज़न हेड जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो है वर्कशीट रिव्यू करना, अप्रूव करते हैं और डिलिंक्वेंट वर्कशीट इशू करते हैं। पीक्यूएम प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजर एनसीआर या वर्कशीट इनिशिएट कर सकते हैं और एसीडी एक्सटेंशन अप्रूव कर सकते हैं। आगे आ जाएं जी, प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर फील्ड सुपरवाइज़र यानी जिसको हम बोलते हैं पीआईडी सुपरवाइज़र, जीआईएस। प्रॉब्लम्स को क्यूएमआईएस या सैप क्यूएम क्या है? यह है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग इन क्वालिटी मॉड्यूल में रिपोर्ट करते हैं। एसएपीएमटी का क्या काम है? ये इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट में रूल्स फॉलो हो रहा है और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के वैलिड एनसीआर को 5 वर्किंग डेज में अप्रूव करते हैं।
आगे बात करते हैं जी प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर, जिसको हम पीआईडी कहते हैं। डिफेक्ट को टाइमली रिपोर्ट करना और एसीडी प्रपोज करना है। फील्ड यूनिट सुपरवाइजर, ये एसीडी को अप्रूव करना और वायलेशन को हैंडल करना है। आगे हम बात करते हैं जी सेक्शन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्टर एनसीआर। यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको वजाहत करनी है थोड़ी सी। मैंने सिर्फ इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ आईएनसीआर के बारे में। इसमें मैं सिर्फ आपको एसीडी के बारे में ही बताना है कि सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्टर्स को इनकरेज करता है कि वो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करें। यानी सऊदी अरामको जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है, कहता है कि अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करें। अगर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टाइम एसीडी के अंदर टेक्निकल इश्यूज ठीक नहीं करता तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एस्केलेशन प्रोसेस शुरू करता है। आगे है सेक्शन नंबर 5 जो कि लास्ट है, वो है जी एक्सटेंशन एंड क्लोजिंग। एसीडी एक्सटेंशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में और लिमिट के साथ मिलती हैं। आईएनसीआर के लिए एक्सटेंशन अलाउ नहीं होती जब तक वो फॉर्मल नोटिफिकेशन एनसीआर या वर्कशीट में कन्वर्ट ना हो जाए। और लास्ट में बात करूँगा वो अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी और सी के। तो आप देख सकते हैं कि 381 का जो लास्ट के पेजेस हैं उसमें वो अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी जो है वो एक्चुअली है माइनर क्वालिटी इश्यूज एस्केलेशन प्रोसेस, मॉडरेट क्वालिटी इश्यूज एस्केलेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें बड़ा एक एक्सप्लेन करके समझाया गया है एरो का निशान दे के कि सऊदी मतलब आईएनसीआर जो है अगर आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया तो वो एलबीई में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, एलबीई से वो पीआईडी वायलेशन जो है क्यूएमएस में डालता है, फिर वो माइनर इशू बन जाती है, फिर आगे जाके वो रिपीटेड माइनर इशू बन जाती है। अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा समझने के लिए। इसी तरह ही अगर हम मॉडरेट और मेजर क्वालिटी इश्यूज एस्केलेशन प्रोसेस की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि वो मॉडरेट वायलेशन जो है वो एनसीआर में कैसे तब्दील होती है, फिर वो वर्कशीट में कैसे तब्दील होती है, ये सारा कुछ जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है। आगे आ जाते हैं हम जो कि इसका अपेंडिक्स डी है। तो अपेंडिक्स डी में क्या है कि आपको वो पता चल जाएगा कि माइनर वायलेशंस कौन सी हैं, मॉडरेट वायलेशंस कौन सी हैं, मेजर वायलेशन कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस वहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं कि मेजर वायलेशन है जी तो वो है फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स, अगर वो इस ज़ुमरे में आएगा तो वो मेजर वायलेशन बन जाएगी। और मॉडरेट वायलेशन कौन सी है कि अगर आपका कोई क्यूए मैनेजर या क्यूसी मैनेजर जो है वो अप्रूव्ड अरामको से अप्रूव्ड है वो साइट पर मौजूद नहीं है तो वो मॉडरेट बन जाएगी। और अगर माइनर वायलेशंस जो हैं तो वो माइनर वायलेशंस में कौन से आएंगी, शेड्यूल क्यू की ख़िलाफ़ वर्जी आ जाएगी, या आपने आईटीपी के मुताबिक जो है वो काम नहीं किया, इंस्पेक्शन नहीं की। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको लास्ट में नज़र आ जाएंगी और बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो दोस्तों जब प्रोजेक्ट पीएमसीसी या एमसीसी स्टेज पर पहुंचता है तब सभी ओपन आइटम्स को एमपीसीएस सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एमपीसीएस सिस्टम क्या है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये है मैकेनिकल परफॉर्मेंस एंड क्लोज आउट सिस्टम। ये भी अरामको का सिस्टम ही है। इसके अंदर आपने वो कंप्लीशन जितने भी है यस आइटम और नो आइटम एमसीसी में वो प्रोजेक्ट के लास्ट में पीएमटी के थ्रू मिलता है तो उसको क्लोज़ करके तो इस सिस्टम के अंदर जो है वो उसको
डाला जाता है। तो इन आइटम को MPCS सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उन्हें तब तक ट्रैक किया जाता है जब तक वो क्लोज़ ना हो जाएं। ये वीडियो दोस्तों कुछ थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको 381 SAP की समझ आ जाए। तो 381 का मेन पर्पस जो है वो कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है। तो दोस्तों ये था हमारा SAP-381। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और टेक्निकल टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।